काजल की सास विमला एक बहुत ही ज्यादा लालची और सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने वाली औरत थी। विमला को हमेशा से ही लोगों से अच्छी चीजें लेना बहुत पसंद था, लेकिन बदले में वो हमेशा उन्हें सस्ती और बेकार चीज ही दिया करती। ऐसे ही काजल और विमला दोनों एक अपने रिश्तेदार के यहाँ पर शादी में जा रहे होते हैं। तभी विमला एक साड़ी को हाथों में लिए काजल के कमरे में आती है और बोलती है, अरे ओ बहू, तेरे पास कोई पन्नी वन्नी है क्या? अरे मुझे ना साड़ियाँ पैक करनी है। ये साड़ी पैक करनी है? ये साड़ी आपने किसके लिए निकाली है? काम वाली को देने के लिए क्या? अरे काम वाली को थोड़ी दूंगी, उसके इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं। मैंने ये साड़ी ना जिस शादी में हम जा रहे हैं ना उनको देनी है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे हम जब भी उनके यहाँ जाते हैं तो वो हमेशा हमारा कितना आदर सत्कार करते हैं। आज तक कभी भी सस्ता कपड़ा दिया है क्या उन्होंने हमें, जो आप ऐसी साड़ी दे रही हैं उन्हें? अरे लेन देन में ना ऐसी ही साड़ियाँ जानी होती हैं। वैसे भी शादी का माहौल है उनके वहाँ, एक साड़ी थोड़ी आएगी वहाँ पर, बथेरिया साड़ी आएंगी। एक आधी साड़ी हल्की फुल्की चली गई तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पर माँ जी, फिर भी अच्छा नहीं लगता ऐसे देना। शक्ल तो तेरी भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तुझे कुछ कहा है क्या अभी तक? तुझे ना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सालों से हूँ इस घर में, तुझे तो कुछ साल हुए आए हुए इस परिवार में। मैं तो ये कब से निभा रही हूँ ये रिश्तेदारियाँ, और किसको क्या देना है क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुझे नहीं पता है तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। काजल अपनी सास को एक पैकिंग वाली पन्नी देती है, जिसके बाद विमला उस साड़ी को पन्नी में डालकर उसमें 100 रुपए का नेक रख देती है। दोनों सास बहू शादी में पहुंच जाते हैं, जहां विमला खूब अच्छे से खाना पीना खाती है और शादी की सारी चीजों का मजा लेती है। वापस लौटते समय जिनके घर में शादी होती है वो काजल और विमला को कुछ कपड़े और शगुन देते हैं। घर आती विमला जल्दी से उन कपड़ों को खोल कर देखती है और बोलती है, अरे साड़ी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन रंग फीका फीका सा दिया है इन्होंने तो मुझे। माँ जी, आपने जो दिया है ना उससे तो बेहतर ही दिया है उन्होंने। बहू तू फिर से शुरू हो गई ना। सही तो कह रही हूँ माँ जी, इन साड़ियों को देखकर लग तो रहा है कि इसे कोई पहन भी सकता है, लेकिन आपने जो साड़ियाँ दी है ना उन्हें तो कोई भिखारी भी ना ले। अरे साड़ी अच्छी ना दी हो, लेकिन बहुत सारे पैसे रखे हैं। मेरी शक्ल क्या देख रही है? 100 रुपए रखे, 100 रुपए। तेरे को क्या पता 100 रुपए की कीमत? हमारे खानदान में पूछ 100 रुपए की अहमियत क्या है। हम तो बहुत कुछ ले सकते हैं। मेरा ना दिल बहुत ही अच्छा है, तभी मैंने 100 रुपए दे दिए उनको। और उन्होंने हमें 1100 रुपए दिए हैं। उन्हें लेते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी जरूरत नहीं है हमें? अरे बहू, मेरी शक्ल को ध्यान से देख, एक बार देख तो सही। मेरे चेहरे पे कहीं तो लिखा होगा ना कि मैं पागल हूँ। अब देख क्या रही है? अरे मोरी मैया, तू सही में देखने लग गई। अरे तू पागल है क्या? मेरी उम्र भले ही आपसे कम है माँ जी, लेकिन लोगों से कैसे लेन देन करना है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। बहू, मैं जो तुझे कह रही हूँ ना वही सही है, ठीक है? मैं कह रही हूँ तुझे, ये दिन है तो दिन है, ये रात है ये रात है। ये जो रखा है फूलदान, ये फूलदान नहीं खिचड़ी है तो खिचड़ी है। मुझे आपसे कुछ बोलना ही नहीं है, जाने दीजिए। वैसे भी आपको कौन सी मेरी बात समझ आएगी? बकवास बंद कर बहू, मैं तेरी सास हूँ, ना कि तेरी छोटी बहन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है? बस माँ जी, रहने दीजिए। भले ही आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, लेकिन दिमाग के मामले में ना आप मुझसे बहुत पीछे हैं। आपको बस ना चीजें लेनी आती हैं, देनी नहीं आती किसी को भी। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। काजल अपनी सास को कई दफा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विमला हमेशा वही करती है जो पहले से करती आ रही थी। ऐसे ही एक विमला की पड़ोसन सरला उससे मिलने आती है। अरे क्या बात है सरला, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे क्या बताओ विमला, मेरी बहू ने तो बस मेरी नाक में दम कर रखा है। है? क्यों, क्या हो गया? अरे कोई काम नहीं करती, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, वो क्या करती है फिर सारा दिन? और क्या, बस बैठे बैठे अपना फोन चलाती है। पर जब भी मैं तुम दोनों को देखती हूँ तो तू तो बेड पे लेटी रहती है और वो बेचारी काम करती रहती है। वो सब क्या था?
अरे दिखावा करती है लोगों के आगे काम करने का, काम करती नहीं है। अरे ऐसा है ना, उठा तलवार, काट दे बहू का गला और जी ले तू। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी बहू पे ना लगाम लगा जरा, उसको थोड़ा समझा। एक काम कर, उसको मायके भेज दे, उसको ना अकल ना ठिकाने पे आ जाएगी। सोच तो कुछ ऐसा ही रही हूँ। अरे सही बात है, अगर ना मुंह से बात ना बने तो हाथ पैर चला दियो, सही रहेगा उसके लिए। अब तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे ही सरला और विमला सरला की बहू की खूब चुगलियां करते हैं, जिसके बाद सरला वहाँ से चली जाती है। लेकिन काजल विमला और सरला की सारी बातें छुपकर सुन लेती है। सरला के जाते ही काजल अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी ये सब कुछ आप क्या कह कर आई हैं सरला आंटी से? अरे मैं क्या कह रही थी, वैसे भी सरला अपनी बहू के बारे में टिप्पणियां दे रही थी, तो मैंने भी सोचा थोड़ी बात मैं ही बोल दूं, उसको थोड़ी सलाह ही दे दूं। मैंने उसको बस इतनी ही सलाह ही दी थी कि अपनी बहू का सामान उठवा और उसको मायके भेज, और नहीं तो क्या, तभी तो अकल ठिकाने आएगी ना उसकी। आप जानती है ना सरला आंटी को, कैसी है वो। कोई उनका कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता है। उसका नाम वो कभी नहीं लेंगी अच्छे के लिए, बस उस इंसान को ना बदनाम करने में ही लगी रहती है। ऐसे अपनी बहू के साथ भी तो करती हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है ना, वो सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन आंटी हमेशा उसकी बुराई करती रहती हैं। अरे मैंने कौन सी गलत सलाह दे दी जो तुम मुझे इतना ज्यादा सुना रही है बहू? हैं? क्योंकि आप गलती कर रही हैं, इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ। आपको पता है ना सरला आंटी कैसी है, फिर भी आप उन्हें सलाह दे रही हैं। अरे तू ही बता दे, सारी सीख तू मुझे ही दे दे, क्योंकि तू तो मेरी दादी अम्मा है, जो तू मुझे इतना ज्यादा सुना रही है। आपको कहना चाहिए था कि वो अपनी बहू की ना बिना मतलब की बुराइयां करना बंद कर दे, और उनकी बहू जितना करती है ना उतने में खुश रहे। अरे तुझे क्या पता, बहू को ना मुट्ठी में रखना चाहिए। मुट्ठी में थोड़ी सी भी ना हवा लग गई ना, बहू सर पे चढ़कर तांडव करने लगती है, तांडव। वाह वाह माँ जी, आप एक खुद की घर में बहू है, यानी कि आप मेरे बारे में भी यही सोचती होंगी। अरे बहू, तू वापस मुझे ज्ञान देने मत आ। अरे दादी अम्मा से भी बढ़कर रो रखी है तू। जी इतनी सलाह कौन देता है? एक काम कर, सलाह मंत्री बन जा तू। सबको सलाह देती रही हो, सबको बताती रही है, ये करो, ये मत करो, ये करना है, ये करना है। और देख बहू, रही बात मेरी, तुझे ज्ञान देने की ना मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, ठीक है? और मुझे ना बहुत अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं। उम्र के साथ साथ ना माँ जी, सिर्फ आपके बाल ही पक रहे हैं, लेकिन तजुर्बा तो आपको जरा भी नहीं है। आप जैसे लोग ही होते हैं समाज में, जो लोगों के घर में आग लगाने का काम करते हैं। खुद ही खुशियाँ तो उन्हें बहुत दिखती हैं, लेकिन दूसरों के घर में खुशियाँ नहीं देखी जाती। ऐसे ही दोनों सास बहू में फिर से बहस हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह काजल के घर की डोरबेल बजती है। काजल दरवाजा खोलती है। सामने हाथ में बड़ा सा बैग लिए उसकी ननंद गौरी खड़ी हुई थी। गौरी को ऐसे अचानक देखकर काजल थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है, गौरी दीदी आप यहाँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। हटो मेरे आगे से, मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है, आप बैठिए ना दीदी, मैं अभी जाकर माँ जी को बुला कर लाती हूँ। काजल विमला के कमरे में जाती है और जल्दी से उसे बुलाकर लेकर आती है। तभी गौरी रोती हुई अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलती है, माँ मुझे अपने ससुराल नहीं जाना, मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। पर हुआ क्या बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? माँ मेरी सास ना मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। माँ मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, उन्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती माँ। लेकिन फिर भी लोगों के सामने ना मेरी इतनी बुराइयां करते हैं। माँ मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। अरे वो नास पीटी कहेगी ना, मुझे पहले से ही चालू लगती थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, यहीं पे रह, ये तेरा ही तो घर है। अब सारी पुरानी बातें ना तो भूल जा और अपना दिल ना शांत कर, थोड़े दिन अपनी माँ के साथ बिता। माँ जी मैं क्या कह रही थी कि हाँ भाभी, मुझे पता है कि आप मुझे क्या कहोगी, यही ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ।
आपको तो मैं वैसे भी अच्छी नहीं लगती। मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तूने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो तेरा सामान और तू बाहर फेंकी मिलेगी, इतना याद रखियो। चल जा, यहाँ से जा। मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए ना बढ़िया सी ना एकदम कड़क चाय बना के लेके आ। विमला के कहने पर काजल वहाँ से चली जाती है और कुछ नहीं कहती। दिन गुजरते चले जाते हैं। दरअसल सच बात तो ये थी कि काजल की ननद बहुत ही ज्यादा आलसी किस्म की लड़की थी। उसे कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि गौरी की शादी काजल के आने के बाद ही हुई थी, इसलिए काजल गौरी की हरकतों से भली भांति परिचय थी। ऐसी एक दिन काजल गौरी से बोलती है, गौरी दीदी, मुझे लगता है ना कि आपको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। क्यों? क्यों चले जाना चाहिए? मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। देखिए दीदी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। शादी तोड़ देना या फिर अपने घर आ जाना सब कुछ छोड़ के, ये सही नहीं है। लड़की का असली घर ससुराल होता है, और अगर वो अपने मायके में बैठी रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लड़की की बदनामी होती है और उसके मायके की भी, और आपके कारण ना आपके ससुराल वालों की भी बदनामी हो रही होगी। होती है तो हो जाए। जब उन लोगों को मेरी कदर नहीं है तो फिर मैं क्यों उनकी चिंता करूं? हाँ, मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। देखो दीदी, आप अच्छे से जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं और क्या कह रही हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। लेकिन गौरी को अपनी भाभी का इतना बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जल्दी से अपनी माँ को काजल की सारी कही बातें बता देती है, जिसे सुनकर विमला गुस्से में गौरी के साथ काजल के पास आती है और बोलती है, काजल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतना सब कुछ कहने की? तू इस घर में बहू बन के आई है, बहू बन के रह। ज्यादा ना ऊपर उड़ने की ना जरूरत नहीं है तुझे। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। हाँ। जो कुछ भी कहा है मैंने सच कहा है। मैं गौरी दीदी को कोई भी गलत सलाह नहीं दे रही। अरे, तेरे को सलाह देने के लिए किसने कहा है? कौन है वो पागल जो इतनी बात तेरे को सलाह देने के लिए कह देता है? तुझे मैंने कहा है ना, तुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है तो नहीं है। अब बीच में टांग घुसाई ना, तेरी टांगे तोड़ के ना हवाई जहाज में ना फेंक दूंगी। देखिए माँ जी, आप और मैं हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि गौरी दीदी की हरकतें कैसी हैं, और मैंने गौरी दीदी को कुछ भी कहने से पहले ना उनकी सास से बात करी थी कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गौरी दीदी पूरे दिन वहाँ पर अपना ऑर्डर चलाती थी और अपनी मनमर्जी करती थी। इनकी सुख सुविधा के लिए ना उन्होंने घर में नौकरानी भी रख ली, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरी और छोटी सी बात पर ये गुस्सा होकर यहाँ आ गई हैं और यहाँ आकर झूठ बोल रही हैं कि उन लोगों ने इनके साथ गलत करा है। और आप इनकी माँ हैं तो आपको इन्हें समझाना चाहिए, और उल्टा आप इनका साथ दे रही हैं। अरे, वो मेरी बेटी है, मेरी जान है। उसके साथ मैं कैसे भी रहूं, जैसे मर्जी रहूं, तुझे उससे क्या है? अगर वो बेटी है ना तो मैं भी ना यहाँ की बहू हूँ, और मैं भी ना किसी घर से शादी करके यहाँ आई हूँ, और मैं भी ना किसी घर की बेटी हूँ और यहाँ शादी करके बहू बन के आई हूँ, और मैं भी ऐसा करने लगूँ तो फिर कैसे चलेगा? देख रही हो माँ, कैसे जुबान चला रही है आपकी बहू। मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। हाँ बेटी, तू हीरोइन क्या, मिस इंडिया भी लगेगी। और बहू तू, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। चुप हो जा, आखिरी बार बोल रही हूँ मैं तुझे। अरे माँ जी, बस कीजिए। कब से आप कुछ ना कुछ बोले ही जा रही हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे, आप एक रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश कर रही हो, वो भी अपनी जिद में। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने इतने सारे रिश्ते देखे, इतने सारे लोगों को देखा है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। हर बात में आप कहती है कि मुझे तजुर्बा है, मुझे तजुर्बा है। क्या खाक तजुर्बा है आपको? आपको हमेशा लगता है कि आप सही कर रही हो। हर चीज में हमेशा आप सही नहीं होती हैं। आप एक मतलबी इंसान है, हमेशा सिर्फ अपना ही सोचती है, अपना ही सही करती है और किसी का नहीं। अरे, तू चाहती क्या है? तू ये चाहती है ना मैं अपनी बेटी को घसीट कर उस घर छोड़ाऊं जहाँ पे वो खुश नहीं रह सकती? तो यही चाहती होगी ना। मेरी बेटी यहाँ है, खुश है, और यही मेरे लिए काफी है। तुझे इसमें बोलने की ना जरूरत नहीं है। और अगर यही चीज मैं अपने मायके में जाकर बोल दूं तो आप क्या करेंगी? क्या कहेंगी उन्हें? यही कहेंगी ना कि आपकी बेटी झूठ कह रही है, हमने उसे अच्छे से रखा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब अभी आपकी बेटी का सवाल है तो आपको नजर नहीं आ रहा कि उनकी सास पर क्या बीत रही होगी। ऐसी ही बातों से काजल विमला और गौरी को बहुत सुनाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी का सिर शर्म से झुक जाता है। और तभी काजल बोलती है,
माँ जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने मुझसे ज्यादा लोगों को देखा है। कम से कम अपनी उम्र के लिहाज से अपनी बेटी का घर टूटने से बचा लीजिए। पड़ोसी की बहू अच्छी है, आप ये जानते हुए भी उन्हें गलत सलाह दे रही हैं। लोगों से अच्छा सामान लेकर आप उन्हें पुराना और घटिया सामान दे देती हैं। आपकी सिर्फ उम्र ही बढ़ी है, अकल समझ तजुर्बा कुछ नहीं है आपके पास। भाभी ठीक कह रही है माँ, मेरी ही गलती है। मेरी सास तो मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती है। मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी, लेकिन हाँ, अब मैं जाके अपनी सास की सेवा पानी करूंगी ना तो मैं बिना मेकअप के ही ना हीरोइन लगूंगी माँ। भाभी थैंक यू सो मच जो आपने मेरी आँख खोल दी। मेकअप करूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। गौरी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी अपना ससुराल संभालने लगती है। काजल की इन बातों से विमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती है, जिस पर वो पर्दा डाले हुए बैठी थी। अब उसकी अकल का पर्दा हट जाता है और अब विमला भी अच्छी औरत बन जाती है, सबसे अच्छे से पेश आने लगती है। रिश्तेदारी को बिना किसी मतलब के दिल से निभाने लगती है। साथ ही वो किसी को बुरी सलाह भी नहीं देती और न ही किसी का घर तोड़ने की बात करती और न ही उसमें आग लगाने की कोशिश करती। सुमन एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति राजेश और उसकी ननद नीता थी, जो अभी अभी कॉलेज से छुट्टी लेकर घर पर आई थी। नीता बेहद ही हंसमुख और बातूनी थी। उसकी आदत थी कि वो हर बात में अपनी राय देना पसंद करती थी और हद से ज्यादा बोलती थी। आती उसने अपनी भाभी सुमन से कहा, भाभी, आपको पता है मैंने आपको अपने कॉलेज में बहुत याद किया। आपके बिना तो मेरा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ का हॉस्टल का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकदम मरीजों वाला खाना बनता है वहाँ पर। नीता, याद तो हमने भी तुम्हें बहुत किया है, लेकिन बस हमने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया ताकि तुम परेशान न हो जाओ। अगर हम तुम्हें ज्यादा फोन करते तो तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत आ जाती। भाभी, मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको पता है भाभी, मैं हमेशा क्लास में अव्वल आती हूँ और आप देखिएगा इस बार भी मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। अच्छी बात है, जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। अब चलो तुम ना हाथ मुंह धो लो, फिर कुछ खा पी लेना। हाँ भाभी, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। बस जल्दी से बताओ कि खाने में क्या बनाया गया है। मैंने तो खाने में राजमा चावल और रोटी बनाई है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या खाने का मन है? भाभी, वैसे खाना इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ अलग ही खाने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया आपके हाथ की आलू की सब्जी नहीं खाई है। आपको पता है ना, मुझे आपके हाथों की आलू की सब्जी कितनी ज्यादा पसंद है। बस आप मेरे लिए जल्दी से वही बना दीजिए, मैं वही खा लूंगी। लेकिन नीता, जो खाना बनाया है फिर वो तो खराब हो जाएगा ना। एक काम करो, अभी तुम राजमा चावल खा लो, शाम को मैं तुम्हारे लिए आलू की पूड़ी और सब्जी बना दूंगी। नहीं भाभी, आलू की सब्जी तो मैं अभी ही खाऊंगी। खाना वेस्ट होता है तो होने दो, इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे कि राजमा चावल बनाओ आप। नीता आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती है और नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देती है। उसकी बातें सुन सुन कर उसकी भाभी थक जाती है और आखिर में उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो नीति की बात नहीं मानेगी तो वो बोलना बंद कर देगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी और वो सबको अपनी बातों से हंसाती थी। लेकिन धीरे धीरे सुमन को महसूस होने लगा कि नीता की बातें कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। वो हर छोटी बात में शामिल हो जाती है, चाहे वो रसोई का काम हो या फिर घर के डिसीजन। एक दिन सुबह के समय सुमन और राजेश रसोई में थे। सुमन सुबह का नाश्ता बना रही थी और राजेश उसकी मदद कर रहा था। तभी नीता वहाँ पर आ गई और उसने तुरंत अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप ये नाश्ता ऐसे क्यों बना रही हो? माँ कहती है इस पर थोड़ा सा घी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। आप भी माँ की तरह ही बनाया करो ना। ठीक है नीता, मैं कोशिश करूंगी जैसा माँ जी बनाती थी नाश्ता वैसा ही मैं तुम्हें बना के खिलाऊं। भाभी, वैसे ये चीज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी माँ जितना अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है, लेकिन फिर भी आप काम चलाओ तो बना ही सकती हो। नीता, तू कितना बोलती है? जब से आई है बोले जा रही है, बक बक किए जा रही है। अरे कितनी बार कहा है तुझे ज्यादा मत बोला कर। अरे ज्यादा बोलने से ना दिमाग पे असर पड़ता है। लेकिन तू तो अपने भाई की एक बात नहीं मानती। लेकिन चल कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर और बोलने से ज्यादा ना पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे काम आएगा तुझे। भैया, ज्यादा बोलना तो मेरी आदत है, अब मैं इसे थोड़ी ना बदल सकती हूँ, और जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा ना। अब इसमें अगर लोगों को बुरा लगता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देख, जितनी जल्दी हो सके गलत आदत को सुधार लेना चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत परेशानी हो सकती है। देख, ज्यादा बोलना गलत आदत नहीं होती है, लेकिन आज के टाइम में ना ज्यादा बोलने वाले लोगों को लोग पागल समझते हैं।
और तुझे पागल खाने में दे आएंगे। तो सोच, कल को हम तेरी शादी कैसे करवाएंगे? बोलेंगे लड़की तो पागल है, पागल खाने से आई है। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बहन, अपनी इस आदत को ना जितना जल्दी हो सके तू सुधार ले, वरना पागल खाने में जाएगी ना तो मुझे कुछ मत कहियो, मैं नहीं आ रहा तुझे छुड़ाने। भैया, मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ? अरे, मैं तो भाभी को बस माँ की तरह नाश्ता बनाने का तरीका समझा रही थी। इसमें मैंने क्या ज्यादा बोल दिया? नीता हर काम में अपनी राय देने लगी थी, फिर चाहे वो घर की साफ सफाई हो या फिर खाना पीना बनाना या फिर उठना बैठना, हर चीज में अपनी भाभी को रोक टोक करने लगी थी। कुछ दिन तक तो सुमन ने सब कुछ बर्दाश्त किया और नीति को कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशीलता कम होने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी हर बात में नीता दखल दे रही है। वो राजेश से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे उसके रिश्ते में खटास न आ जाए। एक दिन जब नीता बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर आई तो उसने देखा कि सुमन और राजेश कुछ बातें कर रहे हैं और उसने अपनी राय देना शुरू कर दिया और बोली, भैया, ये सब्जियाँ बहुत अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ कि आपको सब्जियों की दुकान को बदल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दुकान से आप सब्जी लेकर आते हो ना, उस दुकान की सब्जियाँ कुछ खास नहीं दिख रही थी, ताजी भी नहीं लग रही थी। और आप मार्केट में घूमिए और देखिए कि किस दुकान पर हरी सब्जियाँ और ताजी सब्जियाँ मिल रही है, वहीं से लेकर आ जाइए। अच्छा ठीक है, इस बार तो ले लिया, लेकिन अगली बार से लूंगा ना तो मार्केट घूमने के बाद ही सब्जियां लूंगा। जब बिना सोचे समझे काम करोगे ना भैया, तो ऐसा ही होगा। इसलिए कहती हूँ कि कोई भी काम करो तो पहले सोच समझ लो, आखिरी में ये सब्जियाँ बेकारी हो गई ना। यार ऐसी बात हो रही है, देख सब्जियां तो वैसे भी अच्छी खासी लग रही है और दिखने में भी सही है। तू ना गलत सोच रही है, और वैसे भी हमेशा उस दुकानदार से लेकर आता हूँ, वो हमेशा मुझे ताजी सब्जियां देता है, तो गलत कैसे दे देगा? लेकिन तू मेरी बहन है, तू कह रही है तो तेरी बात मैं मानता हूँ। अगली बार जाऊंगा ना तो पूरा मार्केट घूमूंगा, उसके बाद अच्छी जगह से सब्जी लेकर आऊंगा, ठीक है? नीता के बिन बात की राय देना सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं था और अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से नीता से बोलती है, नीता, हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करने का मन है, लेकिन कभी कभी ये दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती है। हमें भी अपने तरीके से काम करने दो, हर चीज में अपनी राय देना अच्छी बात नहीं होती है। नीता को अपनी भाभी की बात का बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सुमन को भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया और उसने राजेश से बात की और उससे कहा, राजेश जी, मुझे लगता है कि मैंने नीता को बहुत बुरा कह दिया है, लेकिन उसकी हर बात में दखल अंदाजी करना मुझे परेशान करती थी, इसलिए मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों बोल दिया। अगर कल को यही चीज उसे कोई बाहर वाला बोलता तो हमें भी शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे बोल दिया, पर उसे बुरा लगा होगा। इस चीज का मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुमन देखो, वो अभी छोटी है, उसे आदत नहीं है, वो कहीं भी अपनी राय दे देती है। वो ये नहीं सोचती कि वो कहाँ है, क्या है, कौन सी स्थिति चल रही है, वो बस अपनी राय दे देती है। उसको ज्यादा बोलने की आदत हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे प्यार से समझाना होगा। कल को वो किसी के सामने कुछ भी बोल देगी तो हमारी बदनामी होगी। लोग हमें क्या कहेंगे कि आपकी बहन कुछ भी बोल देती है, और हमें कहेंगे तो हम तो सुन भी लेंगे, लेकिन उसे कहेंगे तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। नीता, सुमन और मैं तुम्हें समझाने आए हैं। सुमन ने जो कुछ भी कहा है ना तुम्हें, उसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हम लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी तो निभानी है। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत के कारण कल को तुम परेशानी में फंस जाओगी तो हमें कितना बुरा लगेगा ना। इसलिए हम चाहते हैं तुम जितना जल्दी हो सको अपने आप को सुधारो, ताकि आगे जाकर ना तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। भैया, मुझे लगा कि मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो अगर मैंने आप लोगों को ज्यादा परेशान किया हो तो। आप सही कह रहे थे, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, पर बाद में मुझे अपनी राय देनी नहीं चाहिए। मुझे इस बात को थोड़ा तो समझना चाहिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तो एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। भाभी, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ। नीता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे और हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए। तुम्हारे साथ इतने गुस्से से बोलने के लिए मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से नीता ने अपने आप को थोड़ा बदल लिया। हालांकि वो अपनी राय अब भी देती थी, लेकिन उसने सीख लिया था कि हर समय हर बात में दखल देना जरूरी नहीं होता। सुमन और नीता के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। सुमन ने भी सीखा कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है।
रोहन रात में चोरी चुपके अपने घर से निकलता है और घर के बाहर जाने वाले रास्ते पर निधि नाम की एक लड़की से मिलते हुए कहता है, निधि, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें मना किया है ना कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो बता दिया करो, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें पता भी है पहले कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो मेरी प्रॉब्लम का क्या? मैंने तुम्हें कितने मैसेज करे, कितने कॉल करे, यहाँ तक कि तुम्हारे फ्रेंड से भी बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन नहीं, तुम तो पता नहीं किस घमंड में हो, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा और खुद ही देख लो, मैं यहाँ क्या आई, तुम तो डर गए और खुद ही मुझसे बात करने चले आए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मेरी परेशानी को समझोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बस अपने बारे में सोचती हो। तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं तो बस उसके साथ जिंदगी काट रहा हूँ। सिर्फ अपनी माँ की वजह से उसके साथ मुझे रहना पड़ रहा है, वरना तो मैं उसे कब का छोड़ देता। तुम तो अच्छे से जानती ही हो ये बात। ऐसा नहीं है रोहन, मैं तुम्हें समझ रही हूँ और तुम्हारे प्यार को भी समझ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ देखकर ये सब कैसे रह सकती हूँ, कितना बुरा लगता है मुझे। ये तुमने एक भी बार नहीं सोचा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, और जब तुम मेरे फोन कॉल नहीं उठाते तो मुझे यहाँ मजबूरन आना पड़ा, बस तुमसे बात करने के लिए। समझ रहा हूँ निधि, हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हुए भी इतना लड़ रहे हैं और एक दूसरे के प्यार के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, तुमने इतना कुछ करके यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो, यह बात मुझे वैसे काफी अच्छी लगी। लेकिन अभी भी मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मैं अभी भी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। तुमसे अगर मैं बात करूँगा तो छुप कर करूँगा, लेकिन जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आऊँगा तब हम आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। आज मैंने तुम्हें देख लिया, तुमसे थोड़ी बात कर ली, मेरे लिए यही बहुत है। रोहन इतना बोलकर अपने घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही रोहन घर आता है तो रोहन को सामने उसकी प्राची मिलती है। रोहन काफी घबरा जाता है। आप आधी रात को कहाँ से आ रहे हो? और झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना। मुझे ठीक ठीक बताओ कि कहाँ से आ रहे हो तुम, और आ भी रहे हो तो इस समय, और वो भी दबे पाँव। यार, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम अपना शक करने की आदत को छोड़ दो। तुम्हारी ये शक करने की आदत हमारे रिश्ते को दिन ब दिन कमजोर कर रही है। और एक तुम हो कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अब मेरा पेट खराब था तो इसलिए मैं रात को वॉक पर चला गया था। मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें उठाना जरूरी नहीं समझा, और मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम शक करोगी। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि तुम्हारी ये शक करने की आदत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। रोहन इतना बोलकर वहाँ से सोने चला जाता है। प्राची भी सोने के लिए चली जाती है, लेकिन अगली सुबह ही रोहन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। और ये सब प्राची को कुछ अजीब लगता है। प्राची खुद से बात करते हुए कहती है, मुझे वैसे आजकल इनके लक्षण ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, और सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात में आधी आधी रात को आते ही हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं इनका कहीं चक्कर तो नहीं। प्राची को अपने पति पर काफी शक होता है कि वो आखिर ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसे ही कई दिन निकल आते हैं। दिन पर दिन प्राची का शक भी यकीन में बदलता जा रहा था। कुछ दिनों बाद रोहन घर पर अकेला था तो रोहन फोन पर बात करते हुए निधि से कहता है, निधि, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और अगर ये प्राची नाम की तलवार मेरे ऊपर नहीं होती ना तो मैं कब का तुमसे शादी कर चुका होता। माँ ने भी क्या सोचकर मेरी शादी उससे करवा दी। ना यह मुझे कभी समझती है और ना ही मुझे प्यार करती है। हर वक्त बस उसे शक का भूत सवार रहता है। तभी कमरे में प्राची आ जाती है, जो सारी बातें सुनकर उससे कहती है, मेरे सर पे कौन सा भूत सवार है, बताना जरा, किससे बात कर रहे हो, वो भी इतनी मीठी मीठी। अपने ये घटिया हरकत ना छोड़ दो। मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था। अगर ये शक यकीन में बदल गया तो फिर तुम सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी। रोहन प्राची से काफी डरता भी था, इसलिए वो चुप हो जाता था। दिन निकल रहे थे। एक दिन प्राची को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर रोहन प्राची को हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये पता चलता है कि प्राची अब माँ बनने वाली है। रोहन काफी खुश हो जाता है। प्राची, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ
कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं बाप बनने वाला हूँ और तो और हमारे रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक चलती रहती है। मुझे तो बस अब इस बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें खुश देखकर, वो भी इतने दिनों बाद, वरना तो हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद हमें इतनी खुशी सुनने को मिली है, इसलिए हम सारी बातें भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्राची का शक थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि रोहन अब उसी के साथ समय बिताता है और ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे प्राची को शक हो। लेकिन रोहन भी अभी निधि से रोज मिलने लगा था। एक दिन निधि गुस्से में रोहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम प्राची से प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही तुमने उससे शादी करी है और अब प्राची माँ बनने वाली है। तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ? अरे जिस रिश्ते में प्यार नहीं है उस रिश्ते में माँ बनने वाला सुख कहाँ से मिल गया उसको? तुम्हारा झूठ आज ना बहुत हो गया है, अब तुम मुझसे बात मत करना कभी। अरे निधि तुम तो समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे और प्राची के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि यह बच्चा कहाँ से आया है। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि प्राची के चाल ढाल मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है और अब जब यह बच्चा हो गया है तब तो मुझे शक होने लग गया है कि यह बच्चा भी कहीं किसी और का तो नहीं है। मैं खुलकर बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरी भी बदनामी होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन अब इतना गिर गया था कि वो अपनी पत्नी को ही बदनाम करने पर लगा था। दिन निकल गए थे और कुछ दिनों बाद निधि की सीमा पार हो जाती है। वो सीधा प्राची के घर आ जाती है और प्राची से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पति के होते हुए बाहर अफेयर चला रही हो। अरे ये बच्चा किसी और का है और अपने पति को फंसा रही हो। देखो रोहन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है, इसीलिए तुम अपनी ये गंदगी उठाओ और हमारे बीच से दूर हो जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी और रोहन की लव मैरिज हुई है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो। सारी सच्चाई सामने आ जाती है जिसे सुनकर निधि और प्राची दोनों ही हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ रोहन आता है। रोहन दोनों को एक साथ देखकर घबराने लगता है कि तभी रोहन कहता है, तुम दोनों को समझाता हूँ, तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करके जो भी सोचा वह सब गलत है। बस करो रोहन, मुझे लगा था शादी के बाद तुम सुधर जाओगे। अब तुम्हारा कहीं चक्कर नहीं चलेगा और तुम इतना गिर गए। पहले तो इतना गिरे ही थे, तुम वापस गिर गए। मैंने सोचा नहीं था आज के बाद तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता था वो सब खत्म। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही मैं। दोनों रोहन की जिंदगी से चली जाती हैं। 2 चक्कर चलाने वाला आदमी आखिरकार अपने ही चक्कर में फंस जाता है।